यहाँ पे बस हम लोग का रोल ही, ठीक है। वीडियो अटक रहा है क्या? क्या बात? सही है। थैंक्स। इनको फिर उठ के जाना पड़ता, देखना पड़ता है क्या गड़बड़ है कहाँ। तो एक चीज है, हम बोल देंगे डेवलप करना है टू डू ऐप नेक्स्ट जेएस का यूज करके, इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, कोड भी लिख दीजिए। कुछ चीज एक बोलेंगे हम लोग ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हैं, किसका ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, एक नेक्स्ट ऑथ करके टूल होता है, मतलब ऐसे समझिए ज्यादा कुछ हमको लॉग इन लॉग आउट नहीं लिखना पड़ता, ये बेसिकली अपने आप लॉग इन लॉग आउट फॉरगॉट पासवर्ड ये सब देख लेता है। नेक्स्ट ऑथ के अलावा हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग बोलेंगे डेटाबेस पे मोंगो डीबी मेरा यूज करने का मतलब मान्य है। इतना चीज बता दिया, बोल दिया आई वांट टू डेवलप ऐप इन टू डू ऐप, टू डू मतलब बेसिक टास्क वगैरह इन नेक्स्ट जेएस, इंस्ट्रक्शंस दो एंड कोड लिख देना। ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट ऑथ पे रखेंगे, डेटाबेस मोंगोडीबी रखेंगे एंड सबको स्टिच टुगेदर करके हम ऐप लाइव बनाएंगे। अब ये अभी से मेरे लिए काम पे लग जाएगा क्या, ये बहुत घुमड़ा करेगा, इधर उधर भटकाएगा, लेकिन फाइनली हम लोग इससे काम निकाल लेंगे। अरे यार कमांड कॉपी कर लेना चाहिए था, गायब हो जाएगा। अब तक हम फिर से लिख देते हैं टू डू ऐप इन नेक्स्ट जेएस, डीबी कौन सा यूज करेंगे, मोंगो डीबी, और नेक्स्ट ऑथ का यूज करना है। नेक्स्ट ऑथ बेसिकली लॉग इन लॉग आउट के लिए यूज होता है। आई विल स्टिच together and make the app working. Okay. A to do app next is एक चीज और बोल देंगे, also give me instructions. एक चीज बोल देंगे I am a, या फिर बस इतना ही, ठीक है, and code as पहले हम चैट जीपीटी से भी करेंगे फिर एआई से भी करेंगे। अब देखिए सबसे पहले बता दिया कि ये सब पूरा आपका फोल्डर स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। एंड इसमें फ्रेमवर्क नेक्स्ट जेएस यूज होगा, ऐप राउटर मतलब आप देखिएगा इसमें ना पाथ बनाना बहुत आसान है। जैसे वो करते थे ना कि रूट पे आएगा तो क्या करना है, वो आप देखिएगा इसमें मस्त पाथ बनाने का जुगाड़ है। लैंग्वेज टाइप स्क्रिप्ट यूज होगा। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या है, देखिए जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप नहीं चलता था, जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारा चीज फ्री हैंड था। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जावास्क्रिप्ट में क्या था, बहुत सारा चीज फ्री हैंड था, कभी भी कुछ भी कर दो। वेरिएबल का कोई टाइप नहीं देना, फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं देना, यहाँ तक कि कभी सेमीकोलन लगाए नहीं मन किया तो नहीं लगाए, ऐसा बहुत सारा। बोले रिकॉर्ड हो रहा है अभी? हाँ रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ कर रहा है। हेलो, तो हम बता रहे हैं जावास्क्रिप्ट में क्या था, बहुत सारा दिक्कत था, तो जावास्क्रिप्ट को क्या कर दिया, एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में बना दिया और उसी को बोलते हैं टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट क्या है, जंजीरों में बना हुआ जावास्क्रिप्ट, मतलब ज्यादा रूल्स जावास्क्रिप्ट पे लगा के एक नया लैंग्वेज बनाया जिसको बोलते हैं टाइपस्क्रिप्ट। अल्टीमेटली वो रन जावास्क्रिप्ट जैसा ही होता है, आप बस लिखते टाइम उसको टाइपस्क्रिप्ट भाषा में लिखते हैं, बाद में वो रन होते टाइम जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होकर ही रन होता है। तो टाइपस्क्रिप्ट बहुत आसान टेक्नोलॉजी है। देखिए फ्रेमवर्क नेक्स्ट जेएस क्या है, फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट में बना है, पूरा आपको ऑलमोस्ट चीजें इजी करके देता है कि आप क्विकली ऐप बना पाए। लैंग्वेज टाइपस्क्रिप्ट यूज होगा। स्टाइलिंग की बात करें तो टेलविंड सीएसएस यूज करेंगे, यानी कि टेलविंड एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है, मतलब बहुत सारा क्लास पहले से लिखा हुआ है, आपसे क्लास नेम लगाइए और आपका ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट ऑथ यूज करेंगे। डेटाबेस मोंगोडीबी एटलस यूज करेंगे। ओआरएम प्रिज्मा, ओआरएम क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। बेसिकली आप अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है ना, डेटाबेस में क्या टेबल होगा, क्या उसका कॉलम होगा, टेबल या फिर समझिए कलेक्शन होता है इसमें, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, जैसे स्टूडेंट का रोल नेम क्या क्या रखना है, वो आप प्रिज्मा में लिखते हैं और प्रिज्मा क्या करता है, आपके मोंगोडीबी पे से बात कर लेता है। क्या ये बात समझ में आया? बेसिकली आप अपने नेक्स्ट स्टेप में ना डेटाबेस के नाम पे बस आप एक प्रिज्मा फाइल लिखते हैं। एक प्रिज्मा फाइल में आप लिख दीजिए क्या क्या आपको कॉलम का नाम चाहिए, क्या क्या टेबल का नाम चाहिए, बन जाएगा। वैलिडेशन के लिए जॉड यूज कर रहा है, रिएक्ट हुक यूज कर रहा है, स्टेट के लिए आइकन्स के लिए लूसिड रिएक्ट यूज कर रहा है। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इतना पार्ट इंपॉर्टेंट था। फ्रेमवर्क नेक्स्ट इज लैंग्वेज टाइपस्क्रिप्ट, स्टाइलिंग टेलविंड, नेक्स्ट ऑथ ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन मतलब वही लॉग इन लॉग आउट रजिस्टर के लिए, डेटाबेस मोंगोडीबी एटलस, ओआरएम प्रिज्मा और वैलिडेशन जॉड।
प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बता रहा है कि ऐप होगा, ऐप के अंदर एपीआई होगा। अब जो एपीआई फोल्डर है इसके अंदर आप अलग अलग वो बनाएंगे, रूट, बैकएंड का रूट। एपीआई के अंदर आपका बेसिकली क्या होगा, कौन कॉल कर रहा है, एक मिनट देखने दो। हेलो, हाँ आ रहे हैं, 1 मिनट, 1 सेकंड आशीष। हेलो, हाँ आशीष बताइए। अच्छा आगे भी चिढ़ाते हैं क्या? अरे नहीं, देखिए हम आपको बताते हैं क्लास का मेरा टाइमिंग क्या है। 2 to 3 PM में क्लास लेते हैं आफ्टरनून में, एंड 6 to 8, और फिर एक 8 to 9 है, मतलब शाम को और दोपहर को क्लास लेते अरे हैं। भैया तो जब फ्री रहते हैं कॉल बैक नहीं कर सकता है, कितना परेशान है मतलब कि करवाने के लिए आप फीस बहुत। अरे ऐसा बात नहीं, हम तो आपको उनसे बोले बात करने के लिए, आप बात किए थे उनसे जो नंबर है। क्या बात है, कौन थी पेशेंट? अच्छा एक चीज बताते हैं, देखिए आपको एडमिशन के बारे में, कॉलेज के बारे में जो भी पूछना है वो बता दे सकते हैं, ठीक है। एंड रहा बात एडमिशन का, तो जो हम आपको फी स्ट्रक्चर बताए हैं वो फी स्ट्रक्चर मतलब वही लगेगा, ठीक है। एंड एडमिशन तो आप जब बोलेगा उस समय हो जाएगा, बोलिए कि आज हो जाए तो आज हो जाएगा, ठीक है। बस उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, फॉर्म फिलअप, फी पेमेंट हो गया, एडमिशन। तो फ्री पेमेंट कहाँ करना था? उसके लिए हम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, अगर आपको करना है तो बताइए, हमारे सामने करा देता हूँ। करना तो इसमें बेटा करे किसी से कॉलेज वाले से बात करवाइए ना, कैसे कैसे क्या क्या कौन सा थोड़ा सा वही जो नंबर आपको दे रहा है वो कॉलेज वाला ही था। देखिए एडमिशन जब आपका हो जाएगा ना, हाँ उस नंबर वाले पे कॉल किए भैया। हाँ, तो क्या बोले, वो एक बार तो बोलेगा, 2-3 बार, एक बार बीच में रिस्पॉन्स की, हाँ। उसका 2-3 बार कॉल नहीं उठाई, फिर उस कॉल में लगाया, फिर नहीं हम नहीं उठा पाए। हाँ, हाँ। ऐसे फिर कॉल किया, वो उठाई। अच्छा उसके बाद हम पूछे कि अपना कोई कहाँ से, मैं बोला कि बिहार से आना हुआ आशीष। अच्छा तो मैं बोला कि कॉल कहाँ लगाया, मैंने कहा भाई हम पूछे ना कि कॉल कहाँ लगाया है, मैं पूछा कॉल कहाँ लगाया है, पता ही नहीं। बोले कि आप कहाँ कॉल लगाया, बोले कि आप कॉल बताइए कहाँ लगाया, मणिपाल यूनिवर्सिटी लगाया है। बोले कि हाँ मणिपाल यूनिवर्सिटी लगाया है। उसके फिर ऐसा भी होता है कि भाई ठीक है, उनके नाम से जयपुर का नाम तो पैसा दोगे, या फिर इस सिख मारे भरोसा रखिए। देखिए हम आपको एक चीज बोल रहे हैं, हाँ हाँ, क्या बोला ठीक से, बोले कि आप क्या बोल रहे हैं, बोले कि आप हम तो फिर लगे, फिर कि आप अपना पूरा एड्रेस बताइए ना। तो मैं बोला कि मैं आपको आधार वो कार्ड पहचाने नहीं होंगे सर, हाँ वो पहचाने नहीं होंगे। जब इससे जब इतना डिटेल वाले बिहार से आने वाले और डिटेल बताएगा, तो क्या आधार कार्ड और डिटेल देना आप क्या रहेगा, और एक पहले बोलने का तरीका से फिर पहले आप ये करिए, उसका फर्क काटती है। तो गाना सर रुक जाइए, हम देखते हैं, हम दूसरे की बात कराते हैं। देखिए जनरली आपको मतलब जो जानना है हमको, आप जो भी कुछ किसी से पूछोगे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस जो है वो सेम है। एंड कोई भी आपको नहीं है भैया कि पैसा 1,58,000 लगता है, हाँ हाँ, और उसमें डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट के लिए, अच्छा मेन डिस्काउंट नहीं आपका कंसर्न है, और क्या क्या कंसर्न आप बता दीजिए। कंसर्न ये है कि मेरे भैया है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर सिटी से बात की है, ठीक है। हाँ हाँ 1,58,000 का फीस तो सब चीज भेजा है, सेम चीज हाँ, उससे पहले, लेकिन वो 10 की 15,000 डिस्काउंट करके 15,000 मतलब एक चुना एक बताते हैं, हम सब चीज मेरे पास भेजे हैं। वही डिटेल आप मेरे को भेज दीजिए, आप जो डिस्काउंट बोले हम बात कर लेंगे। फिर देखिए अगर डिस्काउंट कंसर्न है तो हम खुद से बात करेगा। 15 को 1,34,000 कुछ लगभग होता है। अच्छा ठीक है, अगर डिस्काउंट होता होगा तो हम 100% का करा देंगे, ठीक है। चलिए हम आपको याद शाम में डिस्काउंट के बारे में बताता हूँ। बाकी कॉलेज वाला नंबर से डिस्काउंट प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्लास कैसे चलेगा, मेरा फीस की फिक्स चलेगा, मेरा मतलब सैटरडे संडे उसका फिक्स है, मतलब भैया बोले हैं कि मतलब कि मान लो पूरा पैसा लेगा, मान लो सिक्की बारे में बोलेगा तो क्या करें। अब इसी से गारंटी हम लेना, जहाँ आप जिस यूनिवर्सिटी का नाम ले उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। कि भैया EMI का सकता नहीं है, EMI है इसमें। EMI से ये सब थोड़ा ये सब मोटा हो गया। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, हम आपको मतलब हम कॉन्फ्रेंस कॉल करा देंगे, वो जो जिस लेडी से बात किया ना उसी से आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करा देंगे और वही आपको सब बता देंगे, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, हम देखते हैं इसका। पहले बता दिए कि जब बैठे हुए हैं आप उसको थोड़ा लिहाज अपने बोलने का तरीका समझा। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। जैसे हमको बोलिए ना, और कुछ आप लेके नहीं खुले क्योंकि आपने ना उसका नंबर मिला था, नहीं तो उसको थोड़ा अच्छा से ढंग से मान लेते। अरे नहीं ठीक है, हम बात हम पहले पूछ लेते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला है। यही सब अगर उसके बाद ये सब भेजेगा, उसके बाद बोलेगा कि हम पेमेंट कहाँ करें, हमको अपना एलिमेंट्स ही सब
ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता है मेरे को, यही सब है। अच्छा ठीक है, हम बात कराते हैं रुक जाइए। आपको बताइएगा फिर। हम आपको अभी क्लास के बाद शाम में मतलब 3-4 बजे के बाद हम फ्री रहता है। देखिए हम 3 बजे से 6 बजे तक फ्री रहता है। हाँ हाँ, फिर 6 बजे से क्लास हो जाता है। शेयर करिए। ठीक है। एडमिशन को घटा के लिए। हाँ हाँ, देखते हैं उसी टाइम में खत्म करूंगा। ठीक है। क्योंकि एडमिशन हमको लेना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है तो देखते हैं। अभी तो क्लास में, आपको क्लास छोड़ के अभी बात किया हूँ, अभी नहीं बात करें तो फिर हम हो नहीं, गया। आप मैंने भी मैसेज किए थे। हाँ हाँ हाँ। आपको टाइम ये बोलिए। अरे नहीं नहीं, ठीक है, हम आपको कॉल बैक करेंगे आज 3-4 बजे में। ठीक है, 3-4 बजे हम मतलब 4-5 बजे में फिर जब तक सामने। 5:30 बजे करिएगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ओह सॉरी गाइस, माफी चाहते हैं, कोई बहुत दिनों से किसी का हम कॉल का इग्नोर ही कर रहे थे तो बेचारा बहुत परेशान था। हाँ तो हम बताते हैं, ये कहाँ भाग गया सर। पॉइंट पे आता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, जान देता है क्या कह रहा है। चलिए, तो बेसिक टेक्नोलॉजी का बात हो गया। अब आप ऐसे याद रखिए, जो टू डू ऐप होता है ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर जो ये ऐप दिख रहा है, ऐप के अंदर आपका एक तो होता है एपीआई। ठीक है, अब एपीआई के अंदर आपका पूरा बैकएंड होता है। बैकएंड मतलब क्या होता है, ऐसा समझिए ना कि आपका जो मेन प्रोजेक्ट फोल्डर, उसके अंदर एक ऐप नाम का फोल्डर होता है, इसी में आपका फ्रंट एंड और बैक एंड रहता है। और एपीआई का सॉरी ऐप के अंदर जो एपीआई है, एपीआई के अंदर आपका अलग अलग बैकएंड होगा। एक ऑथ वाला ये ऑथेंटिकेशन संभालेगा। टू डूज में आप टू डूज वगैरह देख सकते हैं। यूजर में आपका यूजर लॉग इन लॉग आउट ये सब चीज होगा, रजिस्टर वगैरह का। तो एपीआई के अंदर आप क्या लिखेंगे, अलग अलग बैकएंड का पाथ। क्या ये बात समझ आया? हेलो सुमन, कंफर्म कीजिए एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो, क्या हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो, नहीं आ रहा है क्या? वो थोड़ा-थोड़ा सा अटक जाता है कभी-कभी। क्या हुआ? हेलो। सही है सर, कीजिए ना। हाँ थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम ये बता रहे थे कि ये जो टू डू ऐप है, इसके अंदर आपका समझिए एक ऐप है, और ऐप के अंदर एपीआई है, और एपीआई के अंदर आप अपना अलग अलग राउट लिखते हैं बैकएंड। सिर्फ 2 सेक्शन समझना है। एपीआई के यस अंदर सर। अलग अलग बैकएंड बनाएंगे, एंड डैशबोर्ड जो आप दिख रहा है, ये ऐसा समझिए आपका अलग अलग फ्रंट एंड है कि डैशबोर्ड स्लैश लॉग इन स्लैश रजिस्टर, ये आप फ्रंट एंड बनाएंगे। मतलब ऐप के अंदर डायरेक्टली आपका बहुत सारा अलग अलग पाथ होगा, और एक एपीआई फोल्डर होगा, एपीआई के अंदर पूरा आपका बैकएंड। क्लियर? ऐप के अंदर आप क्या क्या फ्रंट एंड पेज दिखाना चाहते हैं वो सब बनाएंगे, जैसे कि डैशबोर्ड पेज, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज, लेआउट पेज, पेज ठीक। अब हो सकता है आपका जो ये डैशबोर्ड पेज है, ये बैकएंड में टू डूज सेक्शन, टू डूज एपीआई से बात कर रहा हूँ। अब एपीआई क्या होता है, जैसे आपको पता होगा उस समय लोग देखे थे यूआरएल कि लोकल होस्ट स्लैश हेलो पे जाते थे, तो ये लॉग पीछे से फेच करके देता था। तो ऐसा ही अलग अलग एपीआई होता है। तो नेक्स्ट जेएस में बहुत ईजी होता है कि आप सिंपल फाइल फोल्डर्स जैसा इजीली पाथ बना सकते हैं, और ये सब तो खैर इजी है। फिर कंपोनेंट्स होता है, आप अगर नैप बार, टू डू कार्ड ये सब यूज कर रहे हैं तो ये छोटा छोटा कंपोनेंट है जो आप चाहें तो अपने फ्रंट एंड में यूज कर सकते हैं। तो आप समझिएगा ऐप, सॉरी ये पूरा आपका प्रोजेक्ट फोल्डर हुआ। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप फोल्डर होता है, और ऐप के अंदर 2 सेक्शन होता है, एपीआई और बाकी जितना सब है वो सब ऐप के एपीआई के पैरेलल ही रहता है। कंपोनेंट वाले में अलग अलग कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या होता है, जैसे आप पेज में देखते हैं ना, ये छोटा सा आपको ये नैप बार जो दिख रहा है ये कंपोनेंट है, या फिर ये जो बटन है ये कंपोनेंट है। अब इससे फायदा क्या होगा, ऐसा कंपोनेंट आप मल्टीपल जगह स्क्रीन बना नहीं सकते हैं। दिख रहा है। ओके। सर
कहाँ चल गए? उनका नेटवर्क इशू है, सही करने गए। क्या अभी ये चल रहा है? हेलो, गुड। ये अब सर सही है। बाकी सब आपके किसी काम का नहीं है। देखिए जो ऐप वाला है, ऐप वाले में आपका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों रहता है। ऐप के अंदर जो स्पेसिफिक एपीआई फोल्डर है, इसके अंदर आपका एपीआई से रिलेटेड, बैक एंड के रिलेटेड राउट वगैरह होगा। राउट क्या होता है ऐसे समझिए, अलग अलग पाथ, ठीक है। जब डिफाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस ऐसा समझिए इसके अंदर जो आप बहुत सारे ऐप के अंदर पेजेस बनाते हैं, वो एपीआई के अंदर वाला बहुत सारा बैक एंड से बात करता है। कंपोनेंट्स के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट होता है, जनरली नहीं भी होता है, ऑप्शनल है। चाहे तो आप पूरा कोड डायरेक्टली अपने जैसे लॉग लेआउट डॉट टी एक्स है या पेज डॉट टी एक्स इसमें रख सकते हैं, या फिर कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अब ये एल वाला क्या है, इसका आपको ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा, इसमें आप कुछ एडिट वगैरह भी नहीं करेंगे। जनरली आप एडिट करेंगे स्कीमा डॉट प्रिज्म, इसमें आप अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। तो कहाँ कहाँ आपको एडिट करना पड़ेगा, ऐप फोल्डर में। पहली बात, ऐप के अंदर जो एपीआई है इसके अंदर आप अपना राउट बनाएंगे, और बाकी सब बात इस सब मतलब अलग अलग पेजेस वगैरह बनाने के लिए यहाँ से बना सकते हैं। और स्कीमा डॉट प्रिज्म में अपना डेटाबेस मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी टाइप मिडिलवेयर डॉट टीएस, मिडिलवेयर टीएस ऐसा समझिए कोई भी पाथ पे अगर कोई विजिट करेगा ना, तो ये कोड चलेगा ही चलेगा, ये मिडिलवेयर है। कोई भी पाथ लॉगिन पे आए, रजिस्टर पे आए, ये इसलिए होता है, इससे हम लोग चेक करते रहते हैं हर पाथ पे कि क्या यूजर ये वाला पेज देख सकता है या नहीं देख सकता। अगर ये एडमिन है तो ये पेज देख सकता है, अगर ये नॉर्मल यूजर है तो नहीं देख सकता। ये सब इसमें होता है। डॉट ENV क्या होता है, डॉट ENV आप समझ सकते हैं क्या, और इसमें आपका बेसिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वेरिएबल है कि पोर्ट कौन सा यूज करना है, डेटाबेस का कनेक्शन कहाँ करना है, डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, वो सब इसमें होता है। फिर से रिपीट करते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर, इसके अंदर एक ऐप आता है, ऐप के अंदर एपीआई आता है, एपीआई अंदर आपका अलग अलग राउट होता है। स्लैश टू डू पे अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा फ्रंट एंड से तो क्या करना है, स्लैश यूजर पे कोई रिक्वेस्ट करेगा तो क्या करना है। और ये सब आपका फ्रंट एंड का फाइल्स है, इसमें फ्रंट एंड का यूआई वगैरह दिखेगा। ऐसा समझिए नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, फ्रंट एंड बैक एंड एक साथ बनता है, ठीक है। इसलिए आपको कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, बट आप सिंपल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर ऐप, ऐप के अंदर एपीआई के अंदर सारा का सारा बैक एंड राउट, और बाकी नॉर्मली एपीआई के जस्ट नीचे बाकी सब पेजेस। समझिए ये पेजेस है, ठीक है। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर ऐप फोल्डर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐप फोल्डर के अंदर एपीआई के अंदर सारा बैकएंड होता है, और बाकी सब पेजेस होता है, डैशबोर्ड, लॉगिन, रजिस्टर, ये सब पेजेस। कंपोनेंट्स के अंदर छोटा छोटा कंपोनेंट होता है जो चाहे आप अपने पेजेस के अंदर यूज करवा सकते। एल आपका है, क्या बोलते हैं उसको, लाइब्रेरी। ऑथ के लिए ऑथ टीएस, अच्छा टीएस का मतलब है बेसिकली जो जेएस पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट के लिए टीएस यूज होता है। टाइपस्क्रिप्ट के लिए क्या यूज होता है, टीएस। अब ये एक्स का क्या सीन है, एक्स मतलब आप चाहे तो रख भी सकता है। जनरली एक्स का मतलब होता है कि आप जावास्क्रिप्ट में HTML में लिखना चाह रहे हैं, बस यही बात है। अब ये सब समझना नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि ऐप के अंदर दो सेक्शन होता है, एपीआई बैकएंड वगैरह के लिए इसमें नया नया कोड वगैरह लिखेंगे, और बाकी पेजेस उसके नीचे लिखेंगे। कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट बनाएंगे, लाइब्रेरी और ये प्रिज्मा। बेसिक तीन सेक्शन अगर कहीं यूज करना है सबसे ज्यादा, तो ये वाला फ्रंट एंड पेजेस और बैक एंड पेजेस। अब ये बेसिक आप फोल्डर का स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, रटना नहीं है, क्योंकि आपको यहां से स्टेप पता चलेगा। अब स्टेप 1 है npx create हाइफन नेक्स्ट ऐप। इतना भी कमांड चलाएंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे @latest लिखा है कि लेटेस्ट वर्जन का यूज करो, और ऐप का नाम टू ऐप रखो। इसको कॉपी करेंगे, हम लोग नेक्स्ट जेएस के बारे में देखने वाले हैं। तो इसको सिंपल यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर देंगे, यहाँ पे भी क्लिक करके आप CMD खोल सकते हैं। तो इसमें हम एक चीज लिखेंगे,
वही जो कमांड बताया था npx create, npx मतलब रन करो इस कमांड को, npm जैसा ही होता है, create next app @latest और to do app। तो to do app नाम का एक ऐप बनेगा। ये मेरे से कुछ क्वेश्चन भी पूछेगा, लेकिन मैं ऐसा घूमने लगा। बोल रहा है कि कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या आप करना चाहते हैं? बोले हाँ हाँ, जो जो इंस्टॉल करना है कर लो। यस कर दिए। बोल रहा है वुड यू लाइक टू यूज रिकमेंडेड नेक्स्ट जेएस डिफॉल्ट सेटिंग्स? हम बोले हाँ, डिफॉल्ट सेटिंग यूज करो। अब बोल दिया कि हम नेक्स्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, रिएक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, रिएक्ट टॉम इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ चीज इंस्टॉल कर रहे हैं, बस आपको यस नो करना है। जैसे यहाँ पे कमांड चलाते हैं तो उसके बाद यस नो करना है। चैट जीपीटी से आपको इंस्ट्रक्शन मिला होगा, टाइप स्क्रिप्ट, टेलविंड, ऐप फाउंड, ये सब। अब हमें बता रहा है क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है। टेलविंड इंस्टॉल कर रहा है, नोड इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम क्या होता है थोड़ा सा एक दिन हम रिएक्ट के बारे में बताएंगे आपको, थोड़ा बहुत खुद भी देखेंगे, नहीं भी बताया कोई बात नहीं। ये स्प्लिंट, टेलविंड, टाइप स्क्रिप्ट, ऐसा कुछ कुछ चीज इंस्टॉल करें, इसको आराम से करने देते हैं। यहाँ पे देखिए एक फाइल बन गया, और राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन फोल्डर कर देते हैं। अभी वो चल ही रहा है, तब तक VS कोड को खोल देते हैं। ऐसा समझिए सिर्फ एक कमांड से आपका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए यहाँ पे ऐप बन गया, ऐप को ओपन करेंगे, इसमें भी API वगैरह नहीं बना है, अभी थोड़ी देर में बन जाएगा। अभी आपको सिर्फ ऐप दिख रहा है, पब्लिक के सेक्शन के अंदर आप फोटो वगैरह डाल सकते हैं। ऐप के अंदर अभी आपको दिख रहा है एक पेज.tx बना है, एक लाइव layout.tsx, ये बेसिकली आपका फ्रंट एंड है। global.css कुछ कुछ CSS है। फैब आइकन बस आपका आइकन है। अभी ये वर्सल का यूज होगा। अब वर्सल क्या है? वर्सल वही कंपनी है जिसने नेक्स्ट जेएस को बनाया। मतलब सबसे इजीली फ्रंट एंड बनाने के लिए या प्रोजेक्ट बनाने के लिए नेक्स्ट जेएस सबसे अच्छा टूल है। ओह, हम पानी पीते हैं तब तक इसको करने दीजिए। आप लोगों को करना क्या है? बस ये ऐप बनाना है, और सबसे जरूरी बात है, आप जितना ज्यादा बनाएंगे उतना सीखेंगे। आप एक ऐप बनाएंगे टू डू का, एक बुक स्टोर बना सकते हैं, और बस आप AI से हेल्प लेके सारा चीज जो इंस्टॉल करने वाला इंस्टॉल करिए, जो कोड पेस्ट करने वाले कोड पेस्ट कीजिए। और रहा बात सिंटैक्स का, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मन हो कि ये वाला आपको समझना है, आ गया पेज.default। अब देखिए इसमें इंपोर्ट किए हुए हैं, ये सब कुछ है, छोड़िए रहने दीजिए। इंपोर्ट नेक्स्ट से इमेज इंपोर्ट किया है, फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट यूज किया, जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट आप लोग पढ़े थे वैसा ही कुछ है, बस जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब इस रिटर्न के अंदर HTML लिख दिया है। अभी HTML नहीं, इसको हम लोग JSX बोलते हैं। अब JSX क्या होता है? अगर आप रिएक्ट पढ़े होंगे थोड़ा सा भी तो आपको यहाँ पे पता चला होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखने का एक जुगाड़ बनाया गया, उसको हम लोग JSX बोलते हैं। ये थोड़ी देर में हट जाएगा, ये सब अवेलेबल होगा अपने आप, सारा एरर वगैरह हट चलाएगा। अब नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है अभी अभी, ये कमांड अभी भी कुछ कुछ कर रहा है ऐप के अंदर। page.css कर दिया, पानी पी गया।
लगता है काम हो गया। ऐप इसके अंदर एपीआई भी आना चाहिए, लगता है अभी कट ही रहा है। ठीक है, सीएलएस कर देता है। अभी एपीआई नहीं बनाया तो हम लोग मैनुअली ऐप के अंदर एक एपीआई फोल्डर बना लेंगे, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा ही बैकएंड वगैरह के लिए। ऐप के अंदर आप देख रहे हैं एक एपीआई फोल्डर बना लिए। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। चैट जीपीटी बोला था ये सब चूज कर लो, हम बोले हाँ कर लिया। इंस्टॉल पैकेजेस, अब ये सब पैकेज हमको इंस्टॉल करना है तो हम सिंपल यहाँ पे कॉपी करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पेस्ट करेंगे। बोला पेस्ट एनीवे। एक मिनट, अच्छा ये एंटर हो गया। अरे यार कोई बात नहीं, प्रिज्मा इंस्टॉल हो रहा है। प्रिज्मा के बाद आपको ऐसे एक करके सब इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट ऑथ bcrypt.js, ठीक है, bcrypt.js, फिर जॉर्ड, MongoDB, lucid react और react hot toast। hot toast क्या होता है? टोस्ट मतलब आप कभी कभी देखते हैं ना वेबसाइट पे ऐसा टोस्ट आता है जो आप दिखाते हैं, कहाँ देखे होंगे कल जब आप टास्क लाइट देख रहे थे। देखिए आपको ना बहुत जल्दी बहुत सारा चीज समझने का जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझिए आपको क्या पूछ रहा है लोग। बहुत जल्दी आपको बहुत ज्यादा सीखने का जरूरत नहीं है, आपको बस अगर आप चैट जीपीटी का स्टेप्स भी सही से फॉलो करना जानते हैं, जो कि अभी इनिशियली नहीं हो पाएगा, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमसे करवा रहा है। आपको एक बेसिक आइडिया रखना है स्ट्रक्चर का, पूरा डेप्थ आइडिया नहीं है, आपको 20-30% भी चीजों का आइडिया है कि क्या कैसे हो रहा है। बाकी आप हेल्प ले लेके कर दे सकते हो सकता है कभी आप छोटे से चीज पे फंसे रह जाए, कभी चैट जीपीटी गलत कर रहा हो और आपको उसका सही चीज पता, आप उसको बोले ना ना ये नहीं होगा, रुक जाओ हम खुद देख लेते हैं, उस टाइम पे आप देख सकते हैं। और अभी जो हम लोग कोडिंग कर रहे हैं इसको एक टर्म दिया जाता है, हम लोग बोलते हैं क्या, वाइब कोडिंग। यानी आप कोड राइट नहीं करते हैं, आप बस कोड का कमांड देते हैं कि ये कोड बनाओ और वो कोड आप कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वाइब कोडिंग में क्या होता है, कोड लिखना नहीं होता है, आपको बस पता होता है कि हाँ ऐसा हमको चाहिए। और आप बस कमांड देते हैं कि हाँ मेरे को एक लॉगिन पेज चाहिए या रजिस्टर पेज के चाहिए, इस पाथ पे वो जाना चाहिए। मतलब जितना आपको पता है उतना आप ट्राई कीजिए, बाकी आप ये भी बोल दे सकते हैं कि भाई इस पे खुद से देख लो। ये क्या इंस्टॉल है, अभी वो वार्निंग वगैरह है तो इसको इग्नोर कीजिए। ऐप के अंदर एपीआई और ऐसा बहुत सारा चीज दिखना चाहिए। बाकी आपको यहाँ पे एक प्रिज्मा दिखेगा फाइल, VS कोड से दिखाता हूँ। अभी नहीं बना हुआ schema.prisma, तो हम मैनुअली भी यहाँ पे बना सकते हैं कहीं पे जाके schema.prisma। अब प्रिज्मा फाइल के अंदर आप अपना लिखते हैं कि क्या होगा, यूजर्स, तो इसका सिंटैक्स हमको याद नहीं है तो कोई ना हम लोग देख लेंगे। अभी प्रिज्मा फाइल के अंदर जनरली हम लोग कुछ टेबल्स बनाएंगे जैसे कि टू डू, यूजर्स, बस यही दो हमको लगता है बनाएंगे। और देखिएगा कितना इजी है प्रिज्मा, मतलब में टेबल वगैरह बनाना बहुत इजी है। क्या कर रहा है, अच्छा नेक्स्ट इंस्टॉल होगा सब समय। अब आप देखेंगे जैसे बैकएंड में होता था ना, इसमें भी देखिए पैकेज.json है, नेम, वर्जन, प्राइवेट, स्क्रिप्ट है, डेव से शुरू होता है, बिल्ड से बिल्ड होता है, और क्या है यहाँ पे देखिए डेव डिपेंडेंसीज। तो ये डेव डिपेंडेंसी मतलब सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ये सब डिपेंडेंसी लगेगा ये मॉड्यूल,
डिपेंडेंसीज में क्या है, नेक्स्ट, रिएक्ट डाउन, ये सब। अच्छा, इसको रन करने का न्यू टर्मिनल, रन करने का कमांड होता है नेक्स्ट, आपको npm run और dev लिखना होता है, npm run dev। अब ये यहां से नहीं चलेगा, डुप्लीकेट कर लेते हैं। एक काम करते, इसको सब इंस्टॉल कर लेने देता है, और टोस्ट इंस्टॉल करना है ना। देखिए बेसिक जनरली हम लोग प्रोजेक्ट अभी क्या करें, प्रोजेक्ट सेटअप करने का काम करें। जब भी आप कुछ मॉड्यूल वगैरह इंस्टॉल करें तो समझिए प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, और ये भी अपना आप में एक स्किल है, आप जल्दी जल्दी करेंगे तो यूजर पोस्ट, हाँ आते हैं। अब ये भी इंस्टॉल हो गया, टोस्ट वाला भी। लूसिड रिएक्ट हुआ था क्या, सब इंस्टॉल हो गया। अब जब भी सब हो जाए तो क्लियर स्क्रीन मार दिया कीजिए, पूरा रन करके देखते हैं, npm run dev। ओके, गड़बड़ क्या है कि हमको cls करना पड़ेगा और साथ में हमको cd करके जाना पड़ेगा टू डू ऐप में। अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, तुम्हारी मिस्टेक हो गया। पता है गड़बड़ हम लोग क्या किए हैं, उसको मॉड्यूल हम इधर इंस्टॉल कर दिए हैं, मतलब वो शाखा लगा बूम बूम हो गया। वो जितना भी मॉड्यूल हम लोग इंस्टॉल किया ना, वैसे अरे ऐसे नहीं कर, ऐसे डिलीट करें तो टाइम लग जाएगा। इसको सीएमडी ओपन करना पड़ेगा, हमको मॉड्यूल यहाँ इंस्टॉल करना है। हमको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होगा, फिर से ही सब इंस्टॉलेशन रन करना होगा। देखिए हुआ क्या था, हम आपको बताते हैं क्या दिक्कत हुआ। हम यहाँ पे बाहर में ही ना, ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर था, day27 नाम का फोल्डर था, यहीं पे हम npm इंस्टॉल रन कर दिए। मतलब बोले कि npm भाई ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल इंस्टॉल करो, और वो इंस्टॉल किया जा रहा था। देखा नोड मॉड्यूल्स में वो सब मॉड्यूल लाके बैठा दिया, जबकि हमको ये कभी चाहिए ही नहीं था। हमको ये सब चाहिए था इसके अंदर जो नोड मॉड्यूल है ना, इसमें। बात समझ आया? देखिए हमको जब ये npm इंस्टॉल पाथ या कुछ भी रन कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है कि हम नॉर्मल फोल्डर में नहीं, जो प्रोजेक्ट हम बनाए हैं उसके अंदर जाके रन कर रहे हैं। ये बहुत छोटा सा बात है, इसकी वजह से आप लोग का गड़बड़ होगा, समझे? इसको ध्यान रखिएगा। टर्मिनल काम नहीं करता तो हमको इसको रहने देंगे, वैसे फिक्स करना जरूरी है। अब देखिए npx prisma init database url। अच्छा हाँ, तब तक एक चीज काम हम लोग का अच्छा है। देखिए प्रिज्मा होता है वो जनरेटर वगैरह कुछ क्रिएट स्कीमा जो है ना, तो प्रिज्मा बना हुआ तो पेस्ट कर देता है। देखिए लिखा हुआ क्लाइंट, प्रिज्मा क्लाइंट, डेटाबेस सोर्स क्या है, प्रोवाइडर मोंगोडीबी, यूआरएल env में से डेटाबेस यूआरएल ले लो। अब env क्या है, env यहाँ पे बनाना पड़ेगा। समझे, प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर में एक env बनाना होता है। env में हम लोगों को जैसे डेटाबेस यूआरएल डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये डेटाबेस यूआरएल मिलेगी कहाँ, वही बात, डेवलपर वाली बात कि आपको दूसरा दूसरा वेबसाइट घूमना पड़ेगा। तो हम चले जाते हैं अपना हर्षित इज लाइव पे, ओपन करते हैं मोंगोडीबी। देखिएगा मोंगोडीबी से क्या होगा। मोंगोडीबी पे हम लोग अकाउंट बना के बस एक स्ट्रिंग निकालेंगे, एक लिंक निकालेंगे जिसमें पासवर्ड वासवर्ड सब सेटअप होगा, और वो यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट में डाल देंगे ताकि मेरा प्रोजेक्ट मेरे मोंगोडीबी अकाउंट से बात कर पाए।
आपको mongodb.com पे आना है, गेट स्टार्टेड। गूगल से साइन इन। ईमेल से कर लेते हैं। शायद हम इससे लॉग इन कर चुके हैं। कंटिन्यू रजिस्टर गूगल से। सब लोग इतना मतलब सिक्योरिटी क्या करते हैं। एक मिनट रुके, हम 61 करते हैं बीच। तो फाइनली ये हो गया। कंटिन्यू। इस तरह से मेरा MongoDB का अकाउंट बन गया। अगर आप आज तक MongoDB का अकाउंट नहीं बनाए हैं तो समझिए आप कुछ नहीं किए हैं। अभी सबसे पहले MongoDB बनाइए, अकाउंट फ्री है। और जहाँ 60,000 यूजर, 1 लाख यूजर तक तो आप फ्री में हैंडल कर सकते हैं। वेलकम। अभी तो नहीं बनाया है। मेरे पास बना हुआ है दोस्त, हम दूसरा बना के दिखा रहे हैं। अगर हम कोड पे थर्ड वाले से लॉगिन करेंगे तो बना हुआ है। बोल रहा है क्लस्टर सेटअप करना है, क्लस्टर 0। हम बोलेंगे हाँ। क्लस्टर ऐसा समझिए, एक तरह से आप समझ लीजिए डेटाबेस, ठीक है, बस डेटाबेस। बोल रहा है कुछ वेरीफाई कीजिए। अब यहाँ पे AWS पे वो डिप्लॉय हो रहा है। बेसिकली वो सर्वर पे क्या हो रहा है, मेरा क्लस्टर बन रहा है। क्लस्टर ऐसे समझिए आपका एक तरह से डेटाबेस है, ठीक है। अब इसमें कनेक्ट करने का क्या क्या हम बोल रहे हैं, ये DB यूजर है, ये मेरा पासवर्ड है, दिख रहा है। ENV फाइल डाउनलोड करना, डाउनलोड कर लिए। अब यहाँ पे चूज ए कनेक्शन मेथड, इसमें हम बोलेंगे यहाँ पे MongoDB VS Code Atlas Compass और ड्राइवर्स। ये देखिए, ये चीज हमको चाहिए था, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये ऐसा समझिए ना, स्ट्रिंग है, ठीक है। एक सेकेंड। MongoDB VS Code password included in the connection string.
ओके, अभी ये नहीं दिख रहा है, कोड सैंपल दिख रहा है, तो ये समझिए कहाँ यूज करना है ये सब बता रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। डन पे क्लिक करेंगे एंड गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, चूज ए कनेक्शन मेथड ड्राइवर। अरे यार नहीं रहा है मामा। एन आईपी एड्रेस हैज बीन एडेड, मतलब मेरा आईपी एड्रेस ये बाय डिफॉल्ट ऐड कर लेता है। ये कुछ env फाइल में को मिला है। गुड, तो अभी मेरा पासवर्ड दिख रहा है, हम इसको बाद में चेंज कर देंगे, घबराइए मत। तो हम जो यूआरएल कॉपी किए हैं, मोंगोडीबी यूआरएल आ गया, यहाँ पे मेरे को यूजर नेम डालना है और यहाँ पे मेरे को पासवर्ड डालना, ठीक है। तो यूजर नेम मेरे को कहाँ मिलेगा, अभी जो नोट्स डाउनलोड किए इसमें हमको यूजर नेम मिल जाएगा। बहुत केयरफुली आपको चीजें करना है, जहाँ पे यूजर नेम है अभी यूजर नेम डालेंगे, कॉलन के बाद ऑलरेडी मेरा पासवर्ड डाला हुआ है, ये के तक वाला जो ये पासवर्ड। अब फिर उसके बाद बता रहा है कि क्लस्टर 0 पे डालना है और ऐप का नेम क्लस्टर 0, ये पूरा बेसिकली स्ट्रिंग है। एज में सिर्फ इतना का यूज करके इसी में आपका यूजर नेम पासवर्ड लगा हुआ है, इस लिंक का यूज करके आपका जो ये है आपके डेटाबेस से बात कर पाएगा। क्या ये बात समझ में आया? मोंगोडीबी पर अकाउंट बना के क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग लेना है, उसमें आपका ये पासवर्ड वगैरह हो सकता है ना दे, आप कनेक्शन मेथड में जाएं, ड्राइवर में जाएं, तो जो स्ट्रिंग मिलेगा ना पहले, और उसको जब आप कॉपी करेंगे तो शायद हो सकता है यूजर नेम आपका ना डाला हो, तो आप यहाँ पे बैक में जाके आप अपना यूजर नेम खुद से भी देख सकते हैं, पासवर्ड देख सकते हैं। अभी हम इसको चेंज वगैरह कर देंगे, डिलीट, घबराइए मत। अब जैसे आप ये सब कर देंगे, हो गया खेल खत्म। तब तक इंस्टॉलेशन वगैरह भी हो रखा है बहुत सारा। अब ये टोस्ट वाला, हॉट टोस्ट वाला चल रहा है, चलो भाई। ऐसे में डेवलपर का काम यही सब होता है, मीडिया वर्ग अगड़म बगड़म बहुत सारे चीज दिमाग में रखता है, कोड लिखना मतलब से ज्यादा काम यही सब होता है। हॉट टोस्ट ये भी इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे CLS करेंगे, इस बार सब कुछ चलेगा बढ़िया, npm run dev। तो आप देखिए टू डू ऐप शुरू हो गया, नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे यूआरएल बता दिया, लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट डे इसका वेलकम स्क्रीन आएगा, मतलब जो बाय डिफॉल्ट ये लोग बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि नेक्स्ट इज गेट स्टार्टेड डिप्लॉय नाउ, अभी डिप्लॉय नाउ करेंगे तो वर्सल पे ले जाएगा। यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स वगैरह है आपका, तो अभी बस होम स्क्रीन दिख रहा है और इसमें कुछ खास नहीं है। ये सब कहाँ से आ रहा है, ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक page.txx दिखेगा, इसी में आपका सब कुछ लिखा हुआ है। अभी आप ये सब कमेंट कर देंगे, रिटर्न में कमेंट कर दीजिए, और यहाँ से रिटर्न में क्या कर दीजिए, एक सिंपल h1 पास कर दीजिए। हर्षित इज लाइव, नेक्स्ट इज, आपको ब्यूटीफुली पता चलेगा कि कितना पावरफुल है नेक्स्ट इज। आप ठीक है, आप देख रहे हैं हर्षित इज लाइव, नेक्स्ट इज आप, ये H1 काहे नहीं आया, होगा कुछ अपना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, बट ऐसा समझिए यहाँ पे आप कुछ भी ये होम फंक्शन के अंदर जो भी रिटर्न करेंगे वो आपको दिखेगा वहां पे फ्रंट एंड में। क्लियर है? अब इस पूरे को हम कमेंट जो कर दिए हटा देंगे, क्योंकि पहले से इसका कुछ होम स्क्रीन पे ये लोग कुछ लगा रखा है, हम लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अभी हम लोग ChatGPT से पूछ लेंगे कि क्या छेड़छाड़ करना है भाई, या फिर आप चाहें तो इसको सिंपल काट भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। कनेक्शन हो गया है, अब ये मेरे को बेसिक प्रोजेक्ट दिख रहा है, अब हम ChatGPT की हेल्प से ये सब एडिट कर देंगे। बता रहा है कि ये सब कुछ हो गया एरर, अगर होने दो। अब ये बोल रहा है कि npx प्रिज्मा जनरेट करो, तब तक हम इस सर्वर को रोकेंगे कंट्रोल C से CLS। अरे बात कट करने, हाँ यस CLS। अब यहाँ पे कमांड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं
ये वाला npx प्रिज्मा जनरेट का मतलब क्या है ना कि जो भी प्रिज्मा फाइल में मेरे लिखा है ना वैसा चेंजेस मेरे डेटाबेस में कर दो। जब भी हम अपने प्रिज्मा फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे देख लेते हैं। अब एक्चुअली अभी ऐसे केस में बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और कमांड दे दीजिए चैट जीपीटी को। हम चाहें तो इसको डिबग भी कर सकते हैं बट इसको पता चल जाएगा कि हम जब प्रिज्मा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। अच्छा एक चीज है, प्रिज्मा क्लाइंट सेटअप नहीं किया है। ये बोल रहा है LIB के अंदर प्रिज्मा डॉट टेक्स में ये चीज डाल दो। हमको लग रहा है इसकी वजह से दिक्कत हुआ होगा। फंक्शंस पब्लिक, यहाँ पे एक LIB फोल्डर ही नहीं है। हम एक LIB फोल्डर बनाएंगे, इसके अंदर हम एक प्रिज्मा डॉट टीएस बना देंगे और उसके अंदर एक कोड डाल देंगे प्रिज्मा क्लाइंट। प्रिज्मा क्लाइंट से इंपोर्ट करो। ऑथेंटिकेशन, अब ये सब राउट वगैरह बनाने को बाद है। ये कहते हैं टू डू मॉडल। अभी वैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं तो फिर से एक बार रन करके देखना चाहिए। प्रिज्मा जनरेट, ये वही दिक्कत। अब दो चैट जीपीटी you are using Prisma 7 but the schema I gave you for Prisma 6. Okay. अब ये चीज प्रॉब्लम क्या पता चला कि अभी जो चैट जीपीटी हमको प्रिज्मा फाइल दिया वो वर्जन 6 के हिसाब से है और हम लोग वर्जन 7 इंस्टॉल कर लिए प्रिज्मा का क्योंकि हम लोग लेटेस्ट इंस्टॉल करने बोले तो इंस्टॉल कर दिया। ये बोला ऑप्शन 1 क्या है, डाउनग्रेड कर लो प्रिज्मा को 6 पे। ऑप्शन 2 क्या है, स्टे ऑन प्रिज्मा 7 बट आपको उनका जो सेटिंग्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो हम ऑप्शन 1 चूज करेंगे, पुराने वर्जन पे चले जाएंगे क्योंकि चैट जीपीटी पुराने वर्जन पे ट्रेंड है। अब उतना अंतर नहीं होता है, बस ये लोग साल 6 महीने का अंतर होगा। ठीक है, अनइंस्टॉल करो प्रिज्मा को। ना, 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 और फिर ये आप देखिए यहाँ पे गाइए ना प्रिज्मा ना 6 क्या को कर इंस्टॉल रहे हैं? कर दीजिए। क्या गाना गाइए ना टार ना कटे कर। अब वो यहाँ पे गाने से काम तेज हो जाता है लेकिन ज्यादा गा देंगे तो ज्यादा तेज नहीं हो, तो ज्यादा गाना गाने से डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है। अभी क्या किया देखिए, आपको जब भी चैट जीपीटी से हेल्प लेके बना रहे हो तो आपको हमेशा इश्यू आएगा कि चैट जीपीटी में ये वाला वर्जन में कोड लिखा है बट उसमें वो वाला वर्जन है। तो आपके पास हमेशा ऑप्शन आएगा कि या तो इधर डाउनग्रेड कर दो या चैट जीपीटी के साथ और माथापच्ची करके लेटेस्ट वर्जन पे काम करने का दिमाग खपाओ। हमको हमेशा ही लगता है कि अपने प्रोजेक्ट को पिछले वर्जन में ले जाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है रादर देन कि आप वो करें चैट जीपीटी के साथ दिमाग खराब करें। समझ में आया? और हर बार जरूरी नहीं कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कभी कभी टेस्टिंग में आता है, समझे? अब कल से आप लोग रोज यही करने वाले हैं, इससे अच्छा आप लोग आज से खुद ही शुरू कर दीजिए। और जितना ज्यादा आप ये सब इंस्टॉल अनइंस्टॉल डिलीट फाइल बनाओ फोल्डर बनाओ ऐप चलाओ कमांड चलाओ, जितना ज्यादा आप करेंगे ना रियल मामले में इसी हिसाब से आप डेवलपर बनेंगे। कोड लिखने से कोई डेवलप नहीं होता है, कोड तो अपना दे दे सिंटेक्स याद रहता है। मतलब ये पूरा एक अलग काम है, कोड लिखना तो एक लॉजिक लिखना है, दूसरी तरफ ये अपना एक अलग काम है कि कौन सा फोल्डर बनेगा कहाँ बनेगा। ये एक्चुअल डेवलपमेंट है, थोड़ा सा कोडिंग और डेवलपमेंट में यही अंतर है। सर्वर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वहां पे हम कुछ और कमांड चला रहे और सर्वर स्टॉप हो गया। तो हो गया इंस्टॉल। अब फिर जनरेट करने की कोशिश करते हैं।
ब्यूटीफुली हो जाना चाहिए। वाह, बोला ना जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी प्रिज्मा जनरेट सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग और चेंजेस करेंगे। अच्छा ये कहते हैं ये वर्जन वगैरह वेरीफाई का डबल अब सोनी वो वापिस सब लोग वहां से फॉलो करने लगते हैं। prisma.ts ऑल डन। आप इसको बता दीजिए कि आपने कौन सा अप्रोच लिया है। आउट आई डाउनग्रेडेड प्रिज्मा टू 6 वर्जन, मतलब प्रिज्मा 6 पे हमने डाउनग्रेड कर दिया। अब बोल दिया डेटाबेस सेटअप है, थोड़ी पर किया ना। ऐसे बेसिकली बता रहा है कि आपका क्लाइंट कौन है, तो प्रिज्मा जेएस, एंड डीबी कौन है, तो प्रोवाइडर मंगोडीबी है। यूआरएल आप ले लीजिए बैकएंड से। इस तरह से ये बेसिकली आपका प्रिज्मा से डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब आप प्रिज्मा में बता रहे हैं क्या क्या टेबल हो। मॉडल मतलब एक तरह से टेबल, यूजर, इसके अंदर आईडी, और इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। ये आईडी है, मतलब समझिए ना कि यूनिक कुछ भी जो आईडी इसको दे दो। डिफॉल्ट ऑटो जनरेट कर दो और ऑब्जेक्ट आईडी से मैप कर देना। नेम एक प्रॉपर्टी है जिसका टाइप है स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग है और ये यूनिक रहेगा। अब देखिए पहले लिखते हैं कॉलम का नाम, डेटाबेस में कौन सा कॉलम का नाम होगा, फिर उसके बाद लिखते हैं डेटा टाइप, और फिर आप उसका एडिशनल कुछ प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं कंस्ट्रेंट, तो @ के साथ लगा सकते हैं। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड एट में क्या है कि यहाँ पे लिख दिया डिफॉल्ट में करंट टाइम ले लेना। और टू डूज क्या है, टू डू का एरे है। अभी मॉडल टू डू है, इसमें टू डू का आईडी ये सब कुछ है। अब एक काम करेंगे, स्कीमा ऑफ प्रिज्मा इसमें इसको पेस्ट कर दूं, पता नहीं पुराना वाला ये बाद में चेंज कर दे। हो गया, बोला फिर से एक बार जनरेट कर दूं। जब भी आप प्रिज्मा फाइल में कुछ चेंज करेंगे तो आपको प्रिज्मा जनरेट करना होगा। ये सब कुछ को समझ में आ रहा है कि समझे? प्रिज्मा के अंदर अपना क्या करते हैं, जब भी प्रिज्मा फाइल में कुछ चेंज करेंगे तो हमको प्रिज्मा को रीजनरेट करना होता है। खाली हम सुन रहे हैं कि आप क्या क्या खाली बता रहे हैं। तो बस आपको करना भी हमको लग नहीं रहा कि आपके बस का होगा। इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या है बताएं? ये क्या बोला, नेक्स्ट ऑफ स्ट्रिंग है इसका क्या बेस्ट ऑप्शन? हाँ, यहाँ पे रैंडम स्क्रीन डालना है, तो हम यहाँ पे ना ये दोनों env फाइल में उठा के डाल देंगे। env फाइल है समझ, एक तरह से आपका प्रोजेक्ट का सेटिंग्स होता है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट ऑफ यूआरएल मतलब बोल दिया मेरे सर्वर का यूआरएल ये है। नेक्स्ट ऑफ सीक्रेट, यहाँ पे कोई एक सीक्रेट स्ट्रिंग सेट कर सकते हैं जो कि आपके पासवर्ड में या फिर इसका कुछ और पर्पस है, ठीक है। आप भी वैसे से लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिएगा नेक्स्ट ऑफ स्ट्रिंग में, चलिए। अब ये क्या है, गिट जनरेट एसएसएल, अच्छा ये जनरेट करना है तो कमांड करेंगे, एक हमको स्ट्रिंग मिलेगा, ओपन एसएसएल नॉट ये बोल रहा है सीक्रेट जनरेट करके आप चाहें तो आप एक सीक्रेट की लगा सकते हैं, बट ये वाला पार्ट हम स्किप करते हैं। अब आते हैं prisma.ts पे। अरे ये तो शायद हम पेस्ट कर ही चुके हैं। हाँ ये पहले से डला हुआ है। अब ऑथेंटिकेशन के लिए हमको नेक्स्ट ऑथ और decrypt.js पे इंस्टॉल करना है, जो कि हमको लग रहा है पहले से इंस्टॉल होगा, इसे पहले से ही गलती हो बोले ऑलरेडी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट ऑथ और स्पेस देके decrypt.js, यानी 2 मॉड्यूल इंस्टॉल किया जा रहा है। गुड। अब हमको फेज 3 पेजेस बनाना है, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज, डैशबोर्ड पेज। dashboard/create, dashboard/edit/id एंड प्रोफाइल बनाइए। ऐप में आइए, लॉगिन फोल्डर, ऐप पे फिर क्लिक कीजिए, रजिस्टर फोल्डर, ऐप पे फिर क्लिक कीजिए, डैशबोर्ड फोल्डर, और डैशबोर्ड के अंदर फिर एक बार क्रिएट बनाना है। डैशबोर्ड के अंदर फोल्डर पे जाके क्रिएट, डैशबोर्ड के अंदर एक क्रिएट फोल्डर बनेगा, आपको दिखेगा भी कि डैशबोर्ड के अंदर एक फोल्डर है। फिर डैशबोर्ड के अंदर एक एडिट फोल्डर बनाना है। ओहो, डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए, अंडरलाइन है,
एक एडिट पोर्टल बनाते हैं। तो देख रहे डैशबोर्ड के अंदर क्रिएट और एडिट था। एडिट के अंदर एक और चीज बनाना है, आईडी वाला। अब ये डायनामिक यूआरएल बनाने के लिए यूज होता है। इसके लिए मैं आपको ना नेक्स्ट डेज का एक वीडियो है आधे घंटे का, वो देख लीजिएगा। उससे पहले आपको थोड़ा जावास्क्रिप्ट वगैरह देखना पड़ेगा। बट अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप चैट जीपीटी का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सीख लीजिए। आप कुछ भी बना दे सकते हैं अगर आप इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो करने जानते हैं। प्रोफाइल कहाँ बनाना है, वही ऐप में। वी विल क्रिएट दिस पेजेस, वही है ऐप में प्रोफाइल पेज। अब फेज 4 कंपोनेंट्स बनाना है, तो ये सब कंपोनेंट्स में बनेगा। कंपोनेंट क्या होगा, जस्ट ऐप के बगल में आएगा। तो मेन हम लोग क्या करेंगे, मेन पाथ पे क्लिक करेंगे। पहली बार जब हम बना रहे थे ना तो हमको भी लग रहा था कि हम इधर उधर कहीं गलत बना देंगे, बट थोड़ा सा आप ध्यान दे के बनाना शुरू कीजिएगा। ये गलत ऐसे नहीं बनेगा, इस फाइल बन गया, हमसे भी बहुत गड़बड़ हो जाता। नीचे खाली स्थान में क्लिक किए, फोल्डर बनाएंगे हम लोग। तो पूरा गड़बड़े करते हैं, इसका बात क्या नहीं, थोड़े ना। आप गड़बड़ देख लेते हैं दोस्त। कंपोनेंट्स और इसमें जो जो फाइल बोला है सब फाइल हम बना देंगे। मेरा तो काम ही है गड़बड़ खाली देखना। इसलिए तो आप कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे प्रभु। ऐसे ये छोटा छोटा कंपोनेंट बन रहा है जो मेरे अलग अलग पेजेस में यूज होगा। टू डू फॉर्म जनरली बनाना होगा, उसमें टाइप है फाइल्स बनाते जाए। देख रहे हैं ये सब रिएक्ट फाइल है। रिएक्ट नहीं, इसको जेएसएक्स फाइल बोलते हैं, डिलीट मॉडल। लोडर तक बना दिया है मॉड्यूल का। अब ऐप बनाने बोल रहा है। एपीआई के अंदर एक रजिस्टर बनाइए, एपीआई के अंदर रजिस्टर। तो ऐप के अंदर एपीआई बना हुआ है, इसके अंदर आप एपीआई के अंदर एक बार रजिस्टर बनाए। देखिए एक तो एपीआई के बगल में रजिस्टर बना था, वो फ्रंट एंड था। एपीआई के अंदर जितना बना नहीं, सब राउट है, पाथ है, बैक एंड पाथ। उसके अंदर एपीआई के अंदर लॉग इन रजिस्टर है, क्या बन गया, फाइल बन गया, फाइल बन गया। फोल्डर बनाएंगे, लॉग इन। तो आप देख रहे हैं एपीआई के अंदर लॉग इन रजिस्टर, एक नॉर्मली लॉग इन रजिस्टर है, फ्रंट एंड फाइल है, ये बैक एंड। एपीआई के अंदर क्या होता है, बैकएंड वाला बनता है। तो फिर से एपीआई पे क्लिक करो, फोल्डर बनाओ, एक गेट पोस्ट बनाना है। अच्छा ठीक है, टूल्स के अंदर आईडी टूल्स। अब ये देखिए इसका क्या सीन है ना, कि ये जो आईडी वगैरह है ये कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसमें ये वेरिएबल है। आईडी के अंदर कुछ भी आ सकता है। जनरली टू डूज बात होगा, आईडी के अंदर मान लीजिए एक्स 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 वाई 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 जेड जेड ऐसा कुछ आईडी आएगा। आप फ्रंट एंड देखने में समझ आते हैं। अब फाइनल यूआई कुछ कुछ दिख रहा है। फोल्डर स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि ऑथ के अंदर आपका लॉगिन रजिस्टर होगा। अच्छा, इसको ग्रुप करना था लॉगिन रजिस्टर को ऑथ में, जहाँ पे वो बनाएंगे। अब ऑथ क्या है, ये आपके पाथ में नहीं आता है, इसको नोट डाउन। ये जो ऑथ फोल्डर बनाना है ना, ये आपको बनाना पड़ेगा। उस करो भाई, इसके अंदर चला गया। अब सही लग रहा है, ऑथ के अंदर लॉगिन रजिस्टर, फाइन। अब ये एपीआई रूट्स बना दिए। आज के लिए आप लोग इतना ही बनाइए, ठीक है। बस चैट जीपीटी का इंस्ट्रक्शन करके प्रोजेक्ट सेटअप करना सीखिए, वही बहुत है। एंड इसके लिए आप लोग जो यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं समझने के लिए, वो है, गर्मी बहुत है ना, वही तो बहुत सही है। चाय और कोड जो वीडियो है ना, या फिर पीयूष गर्ग वाला भी देख सकते हैं। हम धूप में भुगा रहे हैं। आप ही तकलीफ है। देखिए लॉन्च नेक्स्ट डे दिख रहा है ना, 17 वीडियोस का, ये भी देख सकते हैं। व्यूज का भी देख सकते हैं। बहुत पुराना है बोला, अब इसमें भी फिर वर्जन का इशू होगा, पुराना वीडियो देखेंगे तो। ये नेक्स्ट डे 15 है।
वो वाला देख लीजिए। ये ब्रोकअप कर लिया, पता नहीं नेक्स्ट चेस पसंद नहीं है, ऐसा कुछ कुछ करते रहते हैं लोग। कुछ भी ना समझ आए तो सिंपल आप नेक्स्ट जेस जाइए और नेक्स्ट जेस सर्च करके आप लिखेंगे प्रोजेक्ट सेटअप। समझ आए ना आए, कम से कम इसको 6-7 बार देखिएगा ना, एक बार सीख जाएंगे कि कहाँ फोल्डर बनाना है। बहुत ट्रस्ट मी, सबसे इजीएस्ट तरीका है ऐप या वेबसाइट, मतलब वेबसाइट बनाने का नेक्स्ट चीज। इसमें हमको अब तक जितना इजी लगा और किसी चीज में नहीं है, जावा पाइथन किसी में नहीं बनता इतना इजीली जितना इजीली आप नेक्स्ट चीज बना सकते हैं। बस आपको ऐप के अंदर सारा बाकी सब पेज बनाना है, ऐप के अंदर एक खास फोल्डर होता है एपीआई। एपीआई के अंदर आप अलग अलग बैकएंड पाथ बना सकते हैं, हर फोल्डर में एक पाथ है। अब टू डू पे लॉगिन पे क्या करना है, लॉगिन फाइल में लिख दीजिए। टू डूज पे क्या करना है, इसमें लिख दीजिए। सबके अंदर एक फाइल बनेगा route.ts। आज के लिए इतना ही। आप लोग बस आज का होमवर्क मान के चलिए, एक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट सेटअप करना है, ठीक है। और बहुत सारा वीडियो हम आपको ये 2-3 वीडियो भेज देंगे। और सबसे ज्यादा आप खुद से भी सर्च कीजिए, अगर हम वीडियो भेज देंगे तो फिर आप एक्सप्लोरर नहीं बनाएंगे, और एक्सप्लोरर होना बहुत जरूरी है। आज का होमवर्क नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट सेटअप कीजिए, और एटलीस्ट कम से कम इतना कर लीजिए। बताते हैं ये npm run dev। जब भी आप npm run dev करेंगे तो आपका एक पोर्ट पे चलने लगे, और चलने लग जाए ये वाला फ्रंट एंड का स्क्रीन दिखे तो समझ जाइए आप सेटअप कर दिए। नेक्स्ट स्टेज टू गेट स्टार्टेड एडिट पेज.tsx फाइल, बस कुछ इतना भी कम से कम आप ले आए तो हम समझ जाएंगे आप नेक्स्ट स्टेज में कूदने के लिए तैयार। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।